भारत का एक राज्य केरल, जिसने दुनिया को पहली डेमोक्रेटिक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट दी थी, यानी वोटिंग के जरिए लेफ्ट की पहली सरकार यही बनी थी। लेकिन अब केरल में लेफ्ट की एलडीएफ यानी लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट की सरकार सत्ता से बाहर हो गई है। 1977 के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है जब देश में कहीं भी लेफ्ट से जुड़ी पार्टी की सरकार नहीं है। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि भारत में कम्युनिस्ट विचारधारा कैसे फैली, किन राज्यों में उसने अपनी मजबूत पकड़ बनाई और एक राज्य में सरकार बनाने में कैसे सफल रही। बात उसके डाउनफॉल की भी करेंगे। हाय, मैं हूं प्रगति और आप देख रहे हैं जस्ट। केरल का ये चुनाव सिर्फ एक राज्य का चुनाव नहीं था, बल्कि ये एक पूरे विचारधारा के आखिरी किले का पतन था। पिछले 10 साल से यहाँ लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी एलडीएफ की सरकार थी। एलडीएफ में कौन कौन सी पार्टीज आती हैं, पहले वो भी जान लेते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, केरला कांग्रेस मार्क्सिस्ट जो यूडीएफ छोड़ने के बाद इसमें शामिल हुई थी। इसके साथ ही जनता दल सेक्युलर और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी, कांग्रेस सेक्युलर, केरला कांग्रेस बी, राष्ट्रीय जनता दल, जन अधिपत्य, केरला कांग्रेस, इंडियन नेशनल लीग और नेशनल सेक्युलर कॉन्फ्रेंस इस फ्रंट का हिस्सा हैं। लेकिन इस बार जनता ने इसे नकार दिया है। 140 सीटों वाली केरल विधानसभा के लिए 9 अप्रैल को मतदान हुआ था और नतीजों में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी यूडीएफ ने ज्यादा सीटें जीतकर बड़ा उलटफेर कर दिया है। अब समझते हैं कि ये हार इतनी बड़ी क्यों मानी जा रही है। केरल लेफ्ट के लिए सिर्फ एक राज्य नहीं था, बल्कि उसकी पहचान और आखिरी मजबूत गढ़ था। 2011 में जब पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी ने 34 साल पुरानी लेफ्ट सरकार को सत्ता से बाहर किया था, तब इसे पहला झटका लगा था। इसके बाद 2018 में माणिक सरकार के नेतृत्व वाले त्रिपुरा की लेफ्ट सरकार को बीजेपी ने हरा दिया। इन दोनों हारों के बाद सिर्फ केरल ही बचा था, जहां पिनराई विजयन की सरकार लेफ्ट की आखिरी उम्मीद बनी हुई थी। यही वजह थी कि केरल को लास्ट रेड फोर्ट यानी लेफ्ट का आखिरी किला कहा जाता था। लेकिन अब ये किला भी ढह चुका है और इसके साथ ही वो लंबा राजनीतिक सफर, जिसमें लेफ्ट कभी राष्ट्रीय राजनीति का बड़ा खिलाड़ी हुआ करता था, अब लगभग अपने अंत की तरफ बढ़ता नजर आ रहा है। अब सवाल ये कि ये सब शुरू कहाँ से हुआ। दरअसल भारत में कम्युनिस्ट पार्टीज की कहानी सिर्फ चुनावी राजनीति की कहानी नहीं है। ये एक विचारधारा, आंदोलन और कई बड़े नेताओं के संघर्ष की कहानी है। इसकी शुरुआत 1925 में हुई, जब एम एन रॉय जैसे नेताओं ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी सीपीआई की स्थापना की। इस विचारधारा का मकसद मजदूरों, किसानों और गरीब वर्ग को अधिकार दिलाना था। लेकिन आज़ादी के बाद एक बड़ा मोड़ आया। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी सीपीआई ने इस आज़ादी को असली आज़ादी नहीं माना। इसके बाद 1948 में बीटी रणदीवे के नेतृत्व में पार्टी ने आक्रामक रुख अपनाया। उन्होंने नेहरू सरकार के खिलाफ संघर्ष की बात की, लेकिन ये रणनीति पूरी तरह फेल हो गई। 1950 तक पार्टी को अपनी गलती माननी पड़ी और धीरे धीरे उसने लोकतांत्रिक राजनीति का रास्ता अपनाया। और फिर आया वो पल जिसने इतिहास बदल दिया। 1957 में केरल में ईएमएस नंबूद्रिपाद के नेतृत्व में दुनिया की पहली लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई कम्युनिस्ट सरकार बनी। सरकार बनते ही बड़े फैसले लिए गए। भूमि सुधार कानून लाया गया, जिससे किसानों को जमीन का अधिकार मिला। शिक्षा के क्षेत्र में भी सुधार किए गए और प्राइवेट संस्थानों को रेगुलेट किया गया। लेकिन इन फैसलों का विरोध भी शुरू हो गया। इसके बाद 1959 में नेहरू केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को बर्खास्त कर दिया। इस दौरान कई विवाद सामने आए, जैसे स्कूलों में गांधी जी की तस्वीर हटाओ, माओ और स्टालिन की तस्वीर लगाए जाने के आरोप। विरोध इतना बढ़ा कि बड़े पैमाने पर आंदोलन हुए और हिंसा तक की घटनाएं सामने आई। 1962 के भारत चीन युद्ध के 2 साल बाद 1964 में मतभेद इतने बढ़ गए कि कम्युनिस्ट पार्टी आधिकारिक रूप से 2 हिस्सों में बंट गई, सीपीआई और सीपीआई मार्क्सिस्ट। यूएसएसआर की सॉफ्ट पॉलिसी के समर्थक सीपीआई में रहे, जबकि क्रांतिकारी रुख अपनाने वाले नेताओं ने मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआईएम का गठन किया। इस दौर में लेफ्ट की ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 90 के दशक में ज्योति बासु को 3 बार प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला। पहली बार राजीव गांधी ने उन्हें प्रस्ताव दिया, लेकिन उन्होंने इसे पार्टी का फैसला बताते हुए मना कर दिया। 1991 और फिर 1996 में यूनाइटेड फ्रंट सरकार के समय भी उन्हें पीएम बनने का मौका मिला, लेकिन इस बार उनकी पार्टी ने समर्थन नहीं दिया। 2004 में लेफ्ट अपने चरम पर थी। लोकसभा में करीब 80 सीटों के साथ उसने मनमोहन सिंह की यूपीए सरकार को बाहर से समर्थन दिया। इस दौरान मनरेगा और आरटीआई जैसे बड़े कानूनों को लागू करवाने में लेफ्ट की भूमिका अहम रही। इधर पश्चिम बंगाल में लेफ्ट की राजनीति धीरे धीरे मजबूत हुई और 1967 में पहली बार यूनाइटेड फ्रंट गठबंधन के जरिए सत्ता में आई। उस समय अजय मुखर्जी मुख्यमंत्री बने और ज्योति बासु डिप्टी सीएम थे। हालांकि ये सरकार ज्यादा समय तक टिक नहीं पाई और राजनीतिक अस्थिरता बनी रही। इसके बाद 1975 में जब इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लागू की, तब लेफ्ट पार्टीज के भीतर भी मतभेद साफ नजर आए। सीपीआई ने इमरजेंसी का समर्थन किया, जबकि सीपीआईएम ने इसका विरोध किया। इसके बाद 1977 में इमरजेंसी खत्म होने के बाद हुए चुनावों में लेफ्ट फ्रंट को भारी बहुमत मिला। यहीं से पश्चिम बंगाल में कम्युनिस्ट के लंबे शासन की शुरुआत हुई।
ज्योति बासु मुख्यमंत्री बने और 2000 तक लगातार इस पद पर बने रहे। उनके बाद बुद्धदेव भट्टाचार्य जी ने सत्ता संभाली और राज्य में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने की कोशिश की, लेकिन समय के साथ हालात बदलने लगे। सिंगूर और नंदीग्राम जैसे भूमि अधिग्रहण विवादों ने लेफ्ट की छवि को गहरा नुकसान पहुंचाया। लोगों को लगा कि जो पार्टी किसानों के अधिकार की बात करती थी वही अब उनकी जमीन छीन रही है। इसी असंतोष का फायदा ममता बनर्जी ने उठाया और 2011 में टीएमसी ने 34 साल पुराने लेफ्ट शासन को सत्ता से बाहर कर दिया। उस चुनाव में तत्कालीन मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य जी खुद अपनी सीट से हार गए। बंगाल में सत्ता गंवाने के बाद ही लेफ्ट के पतन की कहानी शुरू हो चुकी थी। 1977 से 2011 तक वहां लेफ्ट फ्रंट ने लगातार 34 साल तक शासन किया, लेकिन इतने लंबे समय के बाद सरकार लोगों की असल समस्याओं से दूरी बनाने लगी थी। औद्योगिक विकास धीमा पड़ने लगा था और सिंगूर नंदीग्राम जैसे मुद्दों ने लेफ्ट की छवि को नुकसान पहुंचा दिया था। इसके बाद बंगाल में लेफ्ट कभी वापसी नहीं कर पाई। त्रिपुरा में भी कुछ ऐसा ही हुआ। वहां लेफ्ट ने करीब 25 साल तक शासन किया। मानिक सरकार की छवि एक ईमानदार नेता की थी, लेकिन बीजेपी ने वहां संगठन खड़ा किया, नए मुद्दे उठाए और 2018 में सत्ता बदल दी। एक समय था जब कम्युनिस्ट पार्टी देश की राजनीति में किंग मेकर की भूमिका निभाती थी। 2004 में लेफ्ट के 40 से ज्यादा सांसद थे और उन्होंने यूपीए सरकार को समर्थन दिया था। लेकिन आज स्थिति ये है कि लोकसभा में लेफ्ट के सिर्फ 6 सांसद बचे हैं। अब बात केरल की। केरल की राजनीति हमेशा से वैचारिक रही है, यानी यहाँ पार्टी के बड़े चेहरे से ज्यादा आइडियोलॉजी काम करती है। यहाँ लोग शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों पर वोट करते हैं। लेफ्ट सरकार ने भी इन क्षेत्रों में काम किया, लेकिन समय के साथ लोगों में बदलाव की इच्छा बढ़ती गई। 10 साल तक एक ही सरकार रहने के बाद एंटी इनकम्बेंसी यानी सत्ता विरोधी लहर आना स्वाभाविक है। लोगों को लगा कि अब बदलाव होना चाहिए। इसी का फायदा यूडीएफ ने उठाया। यूडीएफ यानी यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस का अलायंस है। इसमें कांग्रेस के अलावा इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, केरला कांग्रेस जोसेफ, रिवॉल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, केरला कांग्रेस जैकब, रिवॉल्यूशनरी मार्क्सिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी आरएमपीआई शामिल है। यूडीएफ ने इस बार पूरे जोश खरोश से चुनाव लड़ा। राहुल गांधी ने सीपीआईएम को कम्युनिस्ट जनता पार्टी तक कहा, यानी उन्होंने ये आरोप लगाया कि लेफ्ट बीजेपी के साथ कहीं ना कहीं मिली हुई है। ये आरोप भले ही राजनीतिक हो, लेकिन इन्होंने जनता के बीच एक नैरेटिव जरूर बनाया और आज की राजनीति में नैरेटिव बहुत मायने रखता है। केरल सिर्फ चुनावी जीत हार की कहानी नहीं है, बल्कि उस मॉडल की कहानी है जिसने दशकों तक लेफ्ट की राजनीति को जमीन पर टिकाए रखा। केरल में लेफ्ट गवर्नमेंट ने शुरुआत से ही 2 चीजों पर लगातार फोकस किया, शिक्षा और स्वास्थ्य। आज केरल का लिटरेसी रेट देश में सबसे ज्यादा लगभग 95% के आसपास है। सरकारी स्कूलों और कॉलेजों का मजबूत नेटवर्क बना और पब्लिक हेल्थ सिस्टम इतना मजबूत हुआ कि गांवों तक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की पहुंच आसान की गई। इसका असर ये हुआ कि केरल का HDI यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देश में सबसे बेहतर माना जाता है। केरल में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी कम है, लोग ज़्यादा साल तक जीते हैं। केरल मॉडल में ज़मीन सुधार भी बहुत बड़ा फैक्टर था। 1960-70 के दशक में ऐसे कानून बने जिनसे किसानों को ज़मीन का हक मिला। इससे अमीर गरीब के बीच का फर्क कुछ हद तक कम हुआ और लेफ्ट को लोगों का मजबूत समर्थन मिला। लेकिन इस मॉडल की कुछ कमियां भी रही। राज्य में बड़े उद्योग उतने नहीं बढ़ पाए जितने होने चाहिए थे। प्राइवेट कंपनीज कम आई और नौकरियों के मौके उतनी तेजी से नहीं बढ़े। आज की स्थिति ये है कि लेफ्ट फ्रंट पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, लेकिन उसका प्रभाव बहुत सीमित हो गया है। क्या लेफ्ट की राजनीति भारत में फिर से उभर सकती है या फिर ये लेफ्ट का अंत है? आप इस पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके बताएं। देश दुनिया और आपसे जुड़ी हर खबर के लिए देखते रहे जिस्ट।